नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र को पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आदिम अर्थव्यवस्था। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आदिम अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है, मैकेनिज्म ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी है, उसके दो आधारों का विवेचन किया था। आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता के मुख्य रूप से चार आधार हैं: श्रम विभाजन, उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, श्रम विभाजन किसी भी समाज की एक मूलभूत सामाजिक प्रघटना होती है, जिसके आधार पर समाज में विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। और इसी तरह आदिम समाज की जो अर्थव्यवस्था है, आदिम अर्थव्यवस्था है, उसमें भी जेंडर, लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर श्रम विभाजन होता है। और इस श्रम विभाजन के माध्यम से वो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। उसके माध्यम से अपनी मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक खाद्यान्न का संकलन और उत्पादन करते हैं, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अपने मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, अपनी और परिवार और समुदाय की ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं और अपना जीवन निर्वाह सुनिश्चित करते हैं। हम जानते हैं कि आदिम अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वह शारीरिक अस्तित्व बनाए रखना और अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। वो लाभार्जन के लिए, एकाधिकार के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और बाजार में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए आर्थिक क्रियाएं उनका संचालन नहीं करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जीवन यापन होता है और वो सामुदायिक दायित्व बोध और कर्तव्य बोध की भावनाओं के साथ आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उत्पादन की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। व्यक्ति, परिवार, समुदाय तीनों उसके इकाइयाँ होती हैं उत्पादन की, तीनों मिलकर उत्पादन करते हैं। और सबसे पहले परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति होती है, उसके बाद में जो अतिरिक्त उत्पादन होता है वो समुदाय की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। वहाँ सामुदायिक एकजुटता, सहकारिता की भावना बहुत प्रबल होता है। एक सब के लिए, सब एक के लिए, इस भावना से वो काम करते हैं। यह आदिम अर्थव्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब तक आप ये पढ़ चुके हैं कि आदिम जो अर्थव्यवस्था है उसमें श्रम विभाजन स्त्री पुरुष के आधार पर, जेंडर के आधार पर और आयु के आधार पर होता है। और जो उत्पादन है उसमें वो पशु पालन के साथ कृषि क्रियाओं के माध्यम से अनाज और अन्य फल, सब्जियां, इस तरह की चीज़ों का उत्पादन करते हैं और परिवार और समुदाय की ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ है, खाद्यान्न है, वह बच जाता है तो समुदाय के दूसरे सदस्यों की पूर्ति के लिए उनको वह उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इस तरह वहाँ पर श्रम विभाजन और उत्पादन की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये दो मुख्य महत्वपूर्ण घटक हैं जिनको हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे वितरण एवं उपभोग को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर हम जानते हैं कि उत्पादन होने के बाद जो अतिरिक्त खाद्यान्न या जो चीज़ें बच जाती हैं वो दूसरों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है। सरल भाषा में यही वितरण है। वितरण का तात्पर्य ये है कि आर्थिक उत्पादन की प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति को जो हिस्सा मिलता है उसका, वह उसका वितरण कहलाता है। और उसके अतिरिक्त अगर कोई चीज़ बच जाती है तो वो विनिमय के माध्यम से भी दूसरे लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। वितरण की जो ये क्रिया विधि है और ये जो घटक है अर्थव्यवस्था का, इसके अंतर्गत समुदाय के जो सदस्य हैं, जनजाति समुदाय के, आदिम समाज के जो सदस्य हैं, वो शिकार करके या अनाज उत्पादन करके जो खाद्यान्न पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसका जो
वितरण होता है उसका मूलभूत आधार सामाजिक होता है, नहीं कि आर्थिक। यानी कि यह वितरण प्रथा और परंपरा के अनुसार तय होता है। अधिकांशतया यह मुखिया की देखरेख में तय होता है। प्रत्येक जनजाति का आदिम समाज का एक मुखिया होता है और वो बहुत ही सम्माननीय पद होता है आदिम समाज में, और उसके आदेशों की पालना की जाती है। कोई भी उत्पादन का कार्य होता है, शिकार होता है या खाद्य संकलन होता है या अनाज उत्पादन होता है, तो सर्वप्रथम मुखिया को भेंट किया जाता है। उसके बाद में मुखिया है वो आवश्यकता के अनुसार सदस्यों के अंदर उसका वितरण कर देता है, उनको बांट देता है। बहुत सारी जनजातियों में इस तरह का होता है कि परिवार के आधार पर उत्पादन होता है, वो अपने सदस्यों में उसका वितरण कर लेते हैं। उसके बाद अतिरिक्त खाद्यान्न अगर बचता है तो वो मुखिया या दूसरे जनजाति के आदिम समुदाय के जो दूसरे सदस्य हैं उनको उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसमें मुखिया की भूमिका होती है वो बहुत ही अहम होती है। हम दक्षिण अफ्रीका या केंद्रीय जो अफ्रीका है वहाँ की लांगो जनजाति का उदाहरण लेते हैं। वहाँ पशुओं का शिकार किया जाता है और उसका एक विशेष हिस्सा है वो आदिम समाज के मुखिया को मिलता है। तो इस तरह जो उत्पादन होता है, यानी कि जो खाद्यान्न है, शिकार है या अनाज है, उसका कितना और कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा, ये मुख्य रूप से मुखिया ही तय करते हैं। और कुछ जनजातियों में सामुदायिक खेत के माध्यम से सामुदायिक उत्पादन का कार्य होता है, जिसमें समुदाय के सब सक्षम सदस्य मिलकर अनाज का उत्पादन करते हैं। ये मुखिया की देखरेख में होता है। उसके बाद में पूरा जो अनाज है वो मुखिया के यहाँ जमा कर दिया जाता है। इसमें मुखिया समुदाय के सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार उसका वितरण करता है। उदाहरण के लिए अगर एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति काम करने योग्य है, किंतु उस परिवार पर निर्भर लोग, बूढ़े, बच्चे जो कि खेत में काम नहीं कर सकते, 5 व्यक्ति हैं, तो उस परिवार को 5 व्यक्तियों का पेट भरने लायक अनाज मिलता है। इसी तरह एक दूसरा परिवार है जिसमें 4 ही सदस्य हैं और चारों लोग काम करते हैं, तो उस परिवार को 4 लोगों के उदर पूर्ति के लिए अनाज मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसके अनुपात में उसको ऐसा मिलना है, ये ऐसा नहीं होता है। उसको जो खाद्यान्न है, अनाज है, उसका वितरण आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। फिलीपींस की इफू गाओ एक जनजाति है, उसमें पारिवारिक आधार पर खेती होती है और जो अनाज उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है, वो परिवार की पूर्ति के बाद अगर बच जाता है तो दूसरे परिवारों को वह उपलब्ध करवा दिया जाता है और बदले में दूसरे परिवार हैं आगे जब भी फसल या अनाज उत्पादन होता है तो उसे वापस लौटा देते हैं। लेकिन इसके लिए उनको अतिरिक्त अनाज भी देना पड़ता है। तो कई बार वितरण असमान होने के कारण इसमें शोषण जैसी स्थितियाँ भी पनपने लगती है। किंतु एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होपी जनजाति का है, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य है वो भूखा नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जाता है। और एक परिवार की ज़रूरतें पूरी होने के उपरांत जो अतिरिक्त खाद्यान्न है वो दूसरे परिवार को उपलब्ध करवा दी जाती है, उसको उदारतापूर्वक दी जाती है, अतिथि सत्कार के रूप में उनको दी जाती है। तो प्रत्येक परिवार दूसरे परिवार के प्रति अपना कर्तव्य का बोध महसूस करता है, एक सामुदायिक की भावना का बोध होता है उनको, और सामुदायिकता और सहकारिता की भावना से वो ये वितरण का कार्य करते हैं। इस तरह समाज में आर्थिक समानता है वह बनी रहती है और अनाज का और खाद्यान्न का उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने की कार्य प्रणाली आदिम समाज ने विकसित कर रखी है। इसमें एक जैसा प्रतिमान तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्राय आदिम समाज में वितरण की जो कार्य प्रणाली है, जो आदिम अर्थव्यवस्था का कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसमें जो अनाज है, खाद्यान्न है, उत्पादन है, उसका समतापूर्ण और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें समुदाय के सब सदस्यों की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति हो और उन्हें अपना जीवन का अस्तित्व बनाए रखने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो पारिवारिक और सामुदायिक भावना गहरी होती है, सुदृढ़ होती है और इसके माध्यम से वो अपना
जीवन यापन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये है आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता का वितरण घटक है। अब हम आते हैं उपभोग की ओर। उपभोग का तात्पर्य जो उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न है, अनाज है, जीवन यापन की दूसरी जरूरतें हैं, उनकी उपयोगिता को काम में लेना, उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करना। और आदिम समाज में हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है, परिवार की ज़रूरतों के लिए ही उत्पादन होता है। और जो उपभोग होता है वो सामाजिक स्थिति के अकॉर्डिंग होता है कि एक व्यक्ति किस सीमा तक और कितना उपभोग करता है, ये उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होता है और न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। उदाहरण के लिए जो आदिम समाज का जो मुख्य होता है, उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची होती है, उसका सम्मान होता है, उसके बात को सभी मानते हैं, वह साधारण लोगों से अलग तरीके से रहता है। और शिकार या अनाज या खाद्यान्न उत्पादन है या खाद्यान्न संकलन है, उसका एक विशिष्ट भाग उसको दिया जाता है और उनको अतिरिक्त उपभोग करने का हक होता है। इस तरह आदिम समाज में जो उपभोग होता है वह सर्वप्रथम तो मानव की मूलभूत ज़रूरत की पूर्ति सुनिश्चित करता है, उसका शारीरिक अस्तित्व बनाए रखता है, उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। उसके उपरांत अतिरिक्त उपभोग का जो अधिकार है वो आदिम समाज में मुखिया और अन्य कुछ ही लोगों को होता है। कभी कभी आदिम समाज में दृष्टि आकर्षक उपभोग जो जाने माने समाजशास्त्री थर्स्टिन वेबलिन ने दिए, दृष्टि आकर्षक उपभोग कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का उदाहरण भी देखने को मिलता है, जिनके आधार आदिम समाज में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान तय होता है। ऐसी स्थिति में आदिम समाज के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। उसमें खाद्यान्न है, उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी बर्बादी होती है और व्यापक स्तर पर उनका इस्तेमाल होता है। इसके माध्यम से वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु आदिम समाज में सामान्यतः उत्पादन की जो मात्रा है वो चूँकि सीमित होती है, वो अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही उत्पादन करते हैं, इसलिए अतिरिक्त खाद्यान्न है, अनाज है, उपभोग की वस्तुएं हैं वह नहीं होती हैं। इसलिए व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर दृष्टि आकर्षक उपभोग का जो है उदाहरण नहीं मिल पाता है, इसका अवसर नहीं मिल पाता है। इस कारण उपभोग की जो मात्रा होती है वो प्राय लगभग एक जैसी होती है। और आदिम समाज में हम ये देखते हैं कि आदिम समाज में चूँकि उत्पादन है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए होता है, लाभार्जन के लिए और प्रतिस्पर्धा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा ऊपर उठाने के लिए नहीं होता है। इस कारण उनका जो जीवन स्तर होता है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो बहुत नीचा होता है, काफ़ी कठिनाईपूर्ण और संघर्षपूर्ण उनका जीवन यापन होता है। और जो उपभोग की जो प्रकृति होती है आदिम समाज में वो केवल मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति की होती है। और कुछ कुछ उदाहरण हैं वो दृष्टि आकर्षक उपभोग के मिलते हैं, जहाँ पर आदिम समाज के सक्षम जो सदस्य होते हैं या विशेष जो सदस्य होते हैं, जैसे मुखिया है या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने के लिए कभी कभी सामूहिक भोज के माध्यम से बड़े उपभोग और खाद्यान्न और उत्पादन वस्तुओं की बर्बादी के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण प्राय कम होते हैं। तो यह आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता की वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग कंजम्पशन आधारों की सारभूत चर्चा है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं समझता हूँ कि आपने इसको बेहतर ढंग से समझा है, इससे आपके ये जो अवधारणा हैं स्पष्ट हुई हैं। फिर भी संभव है कुछ कठिनाई रही, कोई समझने में परेशानी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो वह भी आप शेयर कर सकते हैं, उसका भी स्वागत है। इसके अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम आदिम समाज की विनिमय प्रथा है, एक्सचेंज है, उपहार प्रथा है, हॉस्पिटलिटी है, अतिथि सत्कार प्रथा है,
इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसमें विशेष रूप से पोर्टलेज है, कुल्ला प्रथा है, मूक अदला बदली है। इन चीज़ों को सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। चूँकि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो उपहार, व्यापार और विनिमय, इन 3 माध्यम से होता है। तो इनको हम संक्षिप्त में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।